आज के वीडियो में हम लोग एक और न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है मसौटी-क्लासियस समीकरण, जिसे हम लोग कहते हैं मसौटी-क्लासियस इक्वेशन। और गाइस ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसकी तैयारी आप लोग जरूर करना। तो मसौटी-क्लासियस समीकरण को समझने से पहले एक टर्म है जो कि हमें समझना काफी जरूरी है, वो है परावैद्युत स्थिरांक, ये जिसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब तक आप लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं समझोगे तब तक मसौटी-क्लासियस इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। तो जब भी एग्जाम में मसौटी-क्लासियस इक्वेशन आएगा तो सबसे पहले आप लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताओगे, इसका डायग्राम, और एक्चुअल में ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है ये चीज आप लोग पहले बताओगे। उसके बाद ही आप लोग मसौटी-क्लासियस समीकरण के बारे में एक्सप्लेन करोगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल में जाकर के आप चेक करें, जहां पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, संधारित्र या कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात होता है, तब आवेशित प्लेटों के कारण वहां विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मानी है। तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ, मान लीजिए हम लोगों के पास यहाँ पे देखिए दो प्लेट है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक में पॉजिटिव चार्ज है और एक में निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट है। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों प्लेट के बीच निर्वात होता है। अभी हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पदार्थ रखा हुआ है, मान लीजिए ये पदार्थ को हम लोग कुछ समय के लिए हटा दे तो ये जो दोनों प्लेट है उसके बीच कुछ भी नहीं रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं खाली स्थान, या फिर हम इसे वैक्यूम कहते हैं या फिर निर्वात कहते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर इन दो प्लेटों के बीच में कुछ भी पदार्थ नहीं है, मतलब अगर वैक्यूम उपस्थित है यहाँ पे, मतलब वैक्यूम मतलब बिल्कुल खाली जगह, ना एयर है ना पानी है ना कुछ भी नहीं, खाली जगह है, तो उस कंडीशन में जो हमारा विद्युत क्षेत्र का सामर्थ्य होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उसको हम लोगों ने ई नॉट माना हुआ है। यहाँ पे वही चीज को हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, संधारित्र या कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच निर्वात होता है, तब आवेशित प्लेटों के कारण मतलब इन आवेशित प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की जो सामर्थ्य होगी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको हम लोगों ने ई नॉट करके माना हुआ है। ये तो पहला कंडीशन हुआ। अब सेकंड कंडीशन में मान लो अगर इन दो प्लेट के बीच में हम लोग कोई पदार्थ रख देते हैं, है ना, हम लोग कोई पदार्थ रख देते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ रख देते हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक पदार्थ यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, तो उस कंडीशन में अब जो विद्युत क्षेत्र का सामर्थ्य होगा उसको हम लोगों ने ई करके माना हुआ है। यहाँ पे देखिए, अब यदि इस निर्वात में कोई पदार्थ रख दिया जाए जो डाई इलेक्ट्रिक हो तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, माना कि अब यह ई है। तो दो कंडीशन समझ में आया, जब कोई पदार्थ नहीं था, जब यहाँ पर पूरा निर्वात था, खाली जगह था, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सामर्थ्य था वो ई नॉट था। लेकिन जब हम लोगों ने इस पदार्थ को यहाँ पर रखा तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का जो सामर्थ्य है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और यहाँ पे अगेन हम देखते हैं कि इस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य है वो हम लोगों ने ई करके माना हुआ है। तो दोनों कंडीशन आप लोगों को समझ में आया। ई नॉट कम हम लोगों ने माना हुआ है जब दोनों आवेशित प्लेट के बीच में निर्वात रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, उस कंडीशन में ई नॉट होगा। और जब हम लोग इन दोनों आवेशित प्लेट के बीच में कुछ पदार्थ रख देते हैं तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य जो है वो ई करके हम लोगों ने माना हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है प्रकार का स्थिरांक है जिसको हम लोगों ने डी करके माना हुआ है। तो डी इक्वल होगा ई नॉट अपॉन ई। तो ई नॉट आप लोग समझ गए, निर्वात के समय का ये विद्युत क्षेत्र का सामर्थ्य है, और ई जो है वो जब हम लोग किसी पदार्थ को रखे हैं उस कंडीशन का ये स्ट्रेंथ है। तो डी इक्वल होगा ई नॉट अपॉन ई। तो ये होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर परावैद्युत स्थिरांक, और इसको हम लोग ने समीकरण 1 करके माना हुआ है। तो यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप लोगों को? तो ये तो हुआ गाइस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे चलिए हम लोग आते हैं मसौटी-क्लासियस समीकरण के ऊपर। तो मसौटी और क्लासियस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस समीकरण की उत्पत्ति की थी, और उन्हीं के नाम के आधार पर यह समीकरण पड़ा हुआ है, मसौटी-क्लासियस समीकरण। तो मसौटी और क्लासियस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के आधार पर यह बताया कि परावैद्युत स्थिरांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब अभी जस्ट मैंने आप लोगों को परावैद्युत स्थिरांक के बारे में बताया हुआ है, और अणु की ध्रुवणता, मतलब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर पोलैरिटी के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो उनके बीच क्या होता है, परस्पर एक संबंध होता है, और उन्हीं के बीच का जो रिलेशन है उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए D-1 अपॉन D+2,
और m/d इक्वल 4/3 पाई n अल्फा। तो ये जो आपका समीकरण है क्लासियस और मसौटी के द्वारा दिया गया है, जो कि हमारा समीकरण 2 होता है। काफी सारे बुक में इसे निकालने का जो भी मेथड वगैरह भी बताया हुआ है, 1-2 लाइन में इसको कैसे निकालते हैं वो बताया हुआ है। बट अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, अगर आप मसौटी क्लासियस इक्वेशन लिखने के बाद डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिखते हो तो भी वो राइट होगा, क्योंकि काफी सारे बुक में अलग अलग दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ। तो ये मसौटी और क्लासियस समीकरण के द्वारा उन्होंने इस प्रकार का संबंध स्थापित किया। किसके किसके बीच स्थापित किया हुआ है? परावैद्युत स्थिरांक और अणु की ध्रुवणता के बीच उन्होंने, मसौटी और क्लासियस ने एक संबंध स्थापित किया और उनके आधार पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको कहा जाता है आपका समीकरण 2। और चलिए यहाँ पे मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। डी, तो डी का मतलब मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि डी का मतलब होता है यहाँ पर परावैद्युत स्थिरांक, जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो एम है वो अणु का अणुभार है, मतलब जो मास द्रव्यमान होता है ना, अणुभार, वो हम लोगों ने m करके माना हुआ है। और यहाँ पे जो आपका d है वो दोनों प्लेट के बीच का घनत्व है, मतलब जो दोनों प्लेट हम लोगों ने लिया हुआ है उनके बीच का जो डेंसिटी है उसे हम लोगों ने d करके माना हुआ है। यहाँ पे देखिए n, तो n का मतलब आप समझते हो, जो भी एवोगैड्रो नंबर होता है उसको हम लोगों ने n करके माना हुआ है। अल्फा जो कि आणविक ध्रुवणता है, फिर मॉलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी कहलाता है। तो ये है गाइस आपका मसौटी क्लासियस इक्वेशन। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में और भी। अब यहाँ पे जो 4/3 पाई n अल्फा है, ये जो आपका पूरा है उसको हम लोग pi करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। pi से निरूपित करते हैं, इसे मोलर ध्रुवण या फिर मोलर पोलराइजेशन भी कहते हैं। अब ये जो pi है वो एक प्रकार का स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जो कि हम लोग इसके जगह पर इसे रखे हुए हैं। तो समीकरण 2 में जब हम लोग इस pi का वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग pi करके लिख सकते हो। तो यहाँ आपको एक नया समीकरण मिलता है, समीकरण 3 d-1/d + 2 m/d इक्वल pi। उपरोक्त इक्वेशन में n व अल्फा स्थिरांक है, इसलिए pi भी एक स्थिरांक होगा, ये भी जो है वो एक कांस्टेंट होगा। इस समीकरण को मसौटी और क्लासियस ने उत्पन्न किया था, इसलिए इस समीकरण को मसौटी क्लासियस समीकरण कहते हैं। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि d एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो ये तो हुआ गाइस मसौटी क्लासियस इक्वेशन, बहुत ही इजी है। तो ये क्वेश्चन जब आता है तो आप लोग परावैद्युत स्थिरांक भी लिख लेना, ताकि आपको अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाए। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।